hydrogen emission spectrum, yeah, you can say the emission spectra of hydrogen atom, how the emission spectral line emitted from the hydrogen atom can be obtained, and how can we calculate the wavelength of these emitted spectral line. 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के मतलब एक लेक्चर दिया था, जिसमें 1885 में बाल्मर ने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन एटम से एमिट होने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ के मतलब एक रिलेशन दिया, जिसको बाद में रेडबर्ग ने जनरलाइज किया। और बाल्मर ने जो एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट की, वो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती थी। फिर रेडबर्ग ने उसको जनरलाइज किया, लेमन, बाल्मर, पैस्चेंट, ब्रैकेट और फंड सीरीज आउटपुट के तौर पे हमें मिली। तो आज हम बोयर थ्योरी को यूटिलाइज करते हुए वो जो एम्पेरिकल रिलेशन जो बाल्मर ने दिया था, जिसको रेडबर्ग ने जनरलाइज किया, उसका प्रूव करते हैं। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो इस तरह बोयर थ्योरी को एक एविडेंस मिल जाएगा। तो कहाँ से प्रूव होगा? हम यूज़ करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के टोटल एनर्जी का जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट में, वो था हमारे पास En = -E0/n²। इसमें E0 कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। तो फॉर n = 1 वी गेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी फर्स्ट शेल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। n = 2 में 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 3 में 3 का स्क्वायर 9, तो -1.5। और करते करते अगर n इन्फिनिटी डाल दें तो ये वो स्टेट होगी जहाँ पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम कोर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर कोर से आज़ाद हो जाएगा और ये ट्रीट होगा एज ए फ्री पार्टिकल, एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसकी टोटल एनर्जी क्या आ जाती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम 0। अब स्पेक्ट्रल लाइन का रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझे कि इमिशन स्पेक्ट्रा है क्या चीज़। लेट्स सपोज हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को डाला हुआ है एट वेरी लो प्रेशर, और इसके एंड पॉइंट पे हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। जब गैस बीच में आयोनाइज होगी या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस होगा, तो वेरियस हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये वेरियस हाइड्रोजन एटम जिनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जब वो डी एक्साइट होके वापस अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आएंगे, जिसे हम कहते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो वो क्या करेंगे? जिन पर्टिकुलर स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, दे शुड इमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, कि वो रेडिएशन इमिट करेंगे, लाइट इमिट करेंगे, जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पोजेस करेगी। इस तरह जो एमिशन स्पेक्ट्रा आपको ऑब्टेन होगा, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये तो इसकी मुख्तसर सी कहानी होगी, ऑलरेडी हमने इस पे लेक्चर दिया हुआ है। आज इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है, और वो लोअर स्टेट का हम नाम आज एज्यूम कर लेते हैं pth स्टेट है, और ये यहाँ से जंप करके nth स्टेट में जाता है। तो जब ये डी एक्साइट होके वापस आएगा nth से pth स्टेट में, तो ये क्या करेगा? n और p की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, यानी इन दोनों स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन एमिट करेगा। अब ये फोटॉन लाइट है, एनर्जी है, वेव्स है, इसकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वो बोयर अपनी थ्योरी को यूटिलाइज करके कैलकुलेट करने जा रहा है। तो इसका रिजल्ट अगर वही बाल्मर के एम्पेरिकल रिलेशन के इक्वल आ गया, तो बोयर थ्योरी को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलेगा। सच्चाई जो है ना इसकी साबित होगी कि बोयर थ्योरी अपनी जगह पर ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन nth से pth स्टेट में आता है, तो n और p के डिफरेंस की इक्वल लाइट इमिट करेगा, फोटॉन रिलीज करेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि nth स्टेट की एनर्जी -E0/n², वो जो टोटल एनर्जी का रिजल्ट दिया था, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब pth स्टेट की एनर्जी, इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? EP
माइनस ई नॉट बाई पी स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। अब एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, एच एफ, ये फोटॉन की एनर्जी है। एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई को लिखें ई एन माइनस ई पी, और ई एन की वैल्यू इक्वेशन 1 से माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर, और ई पी की वैल्यू इक्वेशन 2 से माइनस ई नॉट बाई पी स्क्वायर आप यहां डाल दें। तो देखें ई एन की जगह माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर, माइनस माइनस ये, और ई पी की वैल्यू माइनस ई नॉट बाई पी स्क्वायर, ये आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर प्लस ई नॉट बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ। अब एक फेमस वेव वेलोसिटी रिलेशन यूज करें, v इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से f की वैल्यू निकाले, लैम्डा v के नीचे डिवाइड हो गया, क्योंकि ये लाइट है तो लाइट की स्पीड v की जगह क्या आ जाएगा, c। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, c बाय लैम्डा। तो यहां इक्वेशन 3 में जहां f होगा, f की जगह हम क्या डालेंगे, c बाय लैम्डा। तो लेफ्ट साइड पे ये जो सेकेंड टर्म है पॉजिटिव टर्म, पहली टर्म माइनस है, इसका ऑर्डर चेंज कर ले, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दें और नेगेटिव टर्म को बाद में। तो ई नॉट बाई पी स्क्वायर माइनस ई नॉट बाई एन स्क्वायर, तो इक्वल टू एच एफ नहीं होगा बल्कि क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। क्लियर होगी बात की। अब इसमें से ई नॉट कॉमन है, जब ई नॉट कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ई नॉट बाहर आ गया। अब ये राइट साइड पे जो एच सी था इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ई नॉट बाई एच सी 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर 1 बाई लैम्डा। अब एनर्जी के रिलेशन में ई नॉट एक कांस्टेंट नंबर था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखें, और जोल में इसकी वैल्यू थी 2.17 इंटू 10 पावर माइनस 18 जोल। तो इट मीन ये न्यूमरेटर में भी एक नंबर है और डिनोमिनेटर में एच और सी भी नंबर है, तो दो नंबर की रेशो एक तीसरा नंबर आ जाएगा। तो बोयर ने कहा कि ई नॉट डिवाइडेड बाय एच सी, अगर इस रेशो को सॉल्व करें, ई नॉट की वैल्यू 2.17 10 पावर माइनस 18 जोल, प्लैंक कांस्टेंट 6.64 10 पावर माइनस 34 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8, तो हमें ये नंबर मिलता है 1.0974 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स, which were developed by Rydberg in 1895। बार्मर के एम्पेरिकल रिलेशन में ये जो नंबर था इसको रेडबर्ग ने जनरलाइज किया, तो ये तो वही नंबर आ रहा है। तो यहाँ बोर थ्योरी के रिजल्ट को यूटिलाइज करके जब ये रेशो हमने सॉल्व की तो हमें वही नंबर मिला जो बाल्मर ने प्रपोज किया था, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो अब इसकी वैल्यू इधर डाल दें और इस रिलेशन को अरेंज करके लिखें, 1 बाई लैम्डा को लेफ्ट साइड पे ले लें और ये रेशो इसकी जगह आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, तो वही रिजल्ट आ गया ना, यानी वी विल गेट बार्मर एम्पेरिकल रिलेशन। तो ये जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि बोयर थ्योरी में जो एनर्जी का रिजल्ट था, रेडियस का रिजल्ट था और जो एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए फार्मूला कैलकुलेट किया वो 100% ठीक था। तो इसमें P जो है वो लोअर स्टेट है 1 2 3 और N जो है P+1 P+2। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन 2 से उड़ान भर के 1 स्टेट में जंप करता है तो 2 से 1 एक स्पेक्ट्रल लाइन, 3 से 1 सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, 4 से 1 थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन और n की लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से 1 में आता है तो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। इन तमाम स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ आप इक्वेशन 4 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी लाइंस मिली जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन P इक्वल टू 1 में आके एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिला था उस स्पेक्ट्रम की वजह से बनने वाली लाइंस एक ग्रुप बनाती हैं जिसको लेमन ग्रुप या लेमन सीरीज़ कहा जाता है, और इसका स्पेक्ट्रम या इसकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। वो लेक्चर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, उस पर वो मैं डिटेल में नहीं जाता कि इमिशन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ क्या है। इसी के साथ एक छोटी सी डिस्कशन है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वगैरह में और वाइवा वगैरह में ये टर्म्स पूछी जाती हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को ज़रा समझते हैं। इस डायग्राम को देखें, इसमें इस तरफ ऑर्बिटल स्टेट्स हैं, क्वांटम स्टेट n 1 2 3 4 अप टू लास्ट मैंने इन्फिनिटी ली हुई है।
n इक्वल टू 1 में ग्राउंड स्टेट में जो टोटल एनर्जी थी -13.6, n इक्वल टू 2 में -3.4, 3 में -1.5 अप टू सो ऑन, और लास्ट इन्फिनिटी में 0 आती है। और ये आप इधर इस रिलेशन से दोबारा देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी का रिलेशन था -E0/n², E0 -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, n की वैल्यू डालते जाएं तो 1 डालेंगे तो -13.6 लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी, सम टाइम इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। फिर सेकंड स्टेट में -3.4, फिर थर्ड स्टेट में -1.5, फोर्थ स्टेट में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करते करते लास्ट स्टेट में इन्फिनिटी स्टेट में टोटल एनर्जी 0 आ जाती है। अब तवज्जो देनी है, अगर मैं दो अलाउड स्टेट के दरमियान डिफरेंस लेता हूं, यानी E1 और E2 स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस फाइंड करता हूं, E2 माइनस E1, E2 की वैल्यू क्या थी -3.4, -3.4 माइनस E1, E1 के साथ भी साइन माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +13.6, तो एनर्जी डिफरेंस बनता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट टू ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस लेते हैं। जब फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस लेते हैं E3 माइनस E1, E3 पे एनर्जी है -1.5 और E1 पे वही -13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1.5 प्लस 13.6 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट टू की निस्बत थोड़ा ग्रेटर हो गया ना। फर्स्ट टू में कितना आ रहा था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट और थर्ड का 12.1, फर्स्ट और फोर का थोड़ा सा और ग्रेटर आ जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट है, हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ग्राउंड स्टेट से, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट पे इसके ऊपर मैं वर्क करता हूं, इसको एनर्जी सप्लाई करता हूं, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर अलाउड स्टेट, किसी भी हायर अलाउड स्टेट में जा सकता है। ये E2 में जा सकता है n इक्वल टू 2 में, ये 3 में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है। बात ज़हन में आ गई। ये जो E2 स्टेट होगी n इक्वल टू 2, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। और n इक्वल टू 3 इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। याद रख लो, n इक्वल टू 2 क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड n इक्वल टू 3 इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 इज कॉल्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर आप हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना चाहते हो तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल, और वो कितनी बन रही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर ग्राउंड स्टेट में मौजूद सिंगल हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करो बाय सर्टन मीन, बाय सर्टन सोर्स, यूटिलाइजिंग सोर्स, तो उसकी मंजिल क्या होगी, वो ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 से कहां पहुंच जाएगा n इक्वल टू 2 में। तो ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट के डिफरेंस की इक्वल एनर्जी देते हो, जो कि कितनी बन रही है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, थर्ड स्टेट में, जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस 12.1 है, तो ये क्या कहलाएगी सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फिर एक्साइटेशन एनर्जी क्या हुई, तो जो दें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन from its ground state to any one higher allowed state is called excitation energy। यानी वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में प्रोवाइड की जाए, कहां तक, एनी वन हायर अलाउड स्टेट। when we use the term allowed state,
इट वुड मीन दैट एक्साइटेशन एनर्जी में आपने इलेक्ट्रॉन पे ग्राउंड स्टेट से इतना सफिशिएंट वर्क या इतनी सफिशिएंट एनर्जी देनी है कि वो किसी भी अलाउड स्टेट में जाए। अलाउड स्टेट वही स्टेट होगी जिसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और एंगुलर मोमेंटम उसी स्टेट का कंजर्व होगा जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी कोलम्बिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी वापसी का रास्ता होगा। इलेक्ट्रॉन 1 नैनोसेकंड पीरियड तक स्टे करेगा और वापस उसी ग्राउंड स्टेट में आएगा, इसलिए वर्ड्स यूज हो रहा है अलाउड स्टेट। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इतनी सफिशिएंट एनर्जी देता हूं कि वो एनर्जी गेन करने के बाद इन्फिनिटी स्टेट में चला जाता है, अब इन्फिनिटी में तो टोटल एनर्जी क्या होगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्फिनिटी और फर्स्ट का डिफरेंस ले तो E इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी में एनर्जी टोटल कितनी थी? 0, और E1 में कितनी थी? -13.6। यही माइनस साइन का प्लस कर दो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? +13.6। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपने दी है ना बनिस्बत नीचे वाली स्टेट्स के। तो अब इलेक्ट्रॉन एटम से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू स्टेट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव हो गया, अब वापसी का रास्ता नहीं है, वापस नहीं आ सकता ये, तो इस वक्त हाइड्रोजन एटम को अपने इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया उसने, और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आयन बन जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाय एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू स्टेट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जबकि वो एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट से प्रोवाइड की जाए किसी हायर अलाउड स्टेट तक वापसी का रास्ता हो, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक पॉइंट है कि ये एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देंगे कैसे ग्राउंड स्टेट से? ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को फूंक मारेंगे और वो ग्राउंड स्टेट से नीचे से ऊपर चला जाएगा। बेसिकली हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में आपके पास ट्यूब में पड़ी हुई है, तो आप ऐसा करते हो, आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो, वोल्टेज देते हो, तो बेसिकली क्या होता है? तो जो दें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करती है इलेक्ट्रॉन पे। उस फोर्स के एग्जर्ट होने की वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। जब वो एक्सेलरेट होता है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, और बड़ी फेमस इक्वेशन है वही कि जो काइनेटिक एनर्जी ये गेन करता है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0। अब तो जो देनी है, अगर मेरा अप्लाइड पोटेंशियल देखिए ये इक्वेशन होगी काइनेटिक एनर्जी EV0, अगर पोटेंशियल की वैल्यू 10.2 वोल्ट है तो आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो कितनी होगी? वोल्टेज की जगह 10.2 और बाय E है तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है ना। तो अब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की मंजिल क्या होगी? वो ग्राउंड स्टेट n = 1 से कहां चला जाएगा? n = 2 में। तो उसको एनर्जी मिल गई ना, कितनी मिली? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n = 2 में गया जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और यहीं से जब वो डी एक्साइट होके वापस आएगा तो सेकेंड और फर्स्ट के डिफरेंस के इक्वल उसी एनर्जी को इमिट कर देगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर यूटिलाइज होगी। जो एब्जॉर्ब की थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को क्या किया? उसने इमिट किया। इसलिए इस एनर्जी को क्या कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। और इसी के साथ अगर वोल्टेज लगा दें 10.2 वोल्ट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इट मीन न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिक्स वैल्यूज जो हैं 10.2, ये दोनों सूरतों में क्या है? सेम है, सिर्फ यूनिट का फर्क है। क्लियर होगी बात ये? तो अगर मैं इसको वोल्टेज देता हूं 10.2 नहीं, मैं अब वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, बैटरी है, सोर्स है, मैं उसकी वोल्टेज बढ़ाता हूं 10.2 वोल्ट की बजाय मैं इंक्रीज करके 12.1 वोल्ट कर देता हूं। इधर मैंने सेकेंड स्टेट में देखें, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी उसकी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू 10.2 से बढ़ा के 12.1 वोल्ट कर दो, अब ज्यादा पोटेंशियल दिया आपने। जब ज्यादा पोटेंशियल दिया तो इस इक्वेशन के तहत जब वोल्टेज बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी?
ज़्यादा होगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ के कितनी बन जाएगी? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस बनता है। तो अब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कौन सी स्टेट में होगा? n equal to 3, दिस विच इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 12.1 वोल्ट। इसी तरह पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, बढ़ाते बढ़ाते अगर पोटेंशियल की वैल्यू में 13.6 वोल्ट कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होगी? 13.6 वोल्ट पोटेंशियल करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और लास्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस बन रहा है। तो इट मीन अब इलेक्ट्रॉन की मंजिल क्या होगी? ग्राउंड स्टेट से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इन्फिनिटी स्टेट में चला गया। तो इन्फिनिटी से तो वापसी का रास्ता नहीं है, कश्ती जला देगा, वो वापस कम बैक नहीं कर सकता। तो इस तरह ये आयोनाइज हो जाएगा और इस एनर्जी को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आयोनाइजेशन एनर्जी और 13.6 वोल्ट को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, दो टर्म्स आ गई, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखें, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन का अपने ग्राउंड स्टेट से हायर अलाउड स्टेट में जाना और फिर वापस 1 नैनो 10⁻⁸ सेकेंड पीरियड के बाद वापस डी एक्साइट होके अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाना, ये प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस हैं। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में उसी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी स्टेट में जाना और फिर वापसी नामुमकिन है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? दोबारा डेफिनेशन दोनों की मैं करता हूं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एनी वन हायर अलाउड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? द पोटेंशियल और वोल्टेज गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन ए ग्राउंड स्टेट in order to accelerate it from ground state to any one higher allowed state is called excitation potential. The potential or voltage given to an electron in order to accelerate it from its ground state to any one higher allowed state is called excitation potential. यानी वो पोटेंशियल या वो वोल्टेज, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है इसको प्रोवाइड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो, कहां से कहां तक? ग्राउंड स्टेट से हायर अलाउड स्टेट तक। तो इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे? एक्साइटेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू स्टेट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड द पोटेंशियल or voltage given to an electron in order to accelerate it from its ground state to state at infinity is called ionization potential. क्लियर होगी बात ये? अब पता ये चला आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के केस में सिंगल वैल्यू रखती है। हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह ज़हन नशीन ये होना चाहिए, ये फिगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल 13.6 वोल्ट, ये एक ही है, सिंगल वैल्यूज है। लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी बहुत सी हैं, सिर्फ मैंने इधर 2-3 बताई हैं आपको, और भी तो हो सकती है ना, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 अप टू सो ऑन। तो इट वुड मीन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स पे। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल आयोनाइजेशन एनर्जी है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, लिथियम में 3 है तो उसकी 3 होगी। इसी तरह करते जाएं एटॉमिक नंबर, जबकि एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो बहुत सी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अब जाते जाते आखिर में हमने फर्स्ट 2 ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस 2 और 1 का एनर्जी डिफरेंस ये निकाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वापस 2 से 1 में आया तो एज ए रिजल्ट एक स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा। तो एक डायरेक्ट रिलेशन लिखें, E इज इक्वल टू HF
और इधर मैंने कहा है कि F की वैल्यू क्या है, C बाई लैम्डा। तो अगर मैं यहां पर F की जगह C बाई लैम्डा डालता हूं, एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई 10.2। इनवर्स रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का, तो मुझे वेवलेंथ मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है, ये वाली इक्वेशन, P को 1 डालें और N की वैल्यू 2 डालें, इसको सॉल्व करें और वेवलेंथ निकालें, और इस इक्वेशन के तहत वेवलेंथ निकालें। एनर्जी 10.2 और वेवलेंथ H और C कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ क्या आएगी यहां से, लैम्डा इक्वल टू HC बाई E। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में कोइंसाइड करेगा। अब देखें लास्ट का एनर्जी डिफरेंस कितना था इन्फिनिटी और 1 का, 13.6, पहले दो का 10.2, फर्स्ट और लास्ट का 13.6, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप ये बन रहा है ना। तो इट मीन अगर इलेक्ट्रॉन 1 से इन्फिनिटी स्टेट में जाता है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जब ये इन्फिनिटी से वापस आएगा, इन्फिनिटी स्टेट में हम बाई फोर्स लेके आएंगे, तो मैंने उस दिन भी कहा था ना कि एनर्जी गैप जितना ज्यादा होता जाएगा, तो जो लाइट इमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इनवर्स रिलेशन है ना। तो यहाँ सामने क्रिस्टल प्रूव हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, कम। और फर्स्ट और 2 का एनर्जी सबसे कम है और उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये इक्वेशन इस फार्मूले की जस्टिफिकेशन कर रही है। तो ये था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और एक्साइटेशन और आयनाइजेशन एनर्जी। अब फेलियर ऑफ बोयर थ्योरी और उसके जो सक्सेसफुल पैरामीटर्स हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कि बोयर थ्योरी फेल क्यों हुई है और उसके सक्सेसफुल पैरामीटर्स क्या थे। ओके, सी यू अगेन।